बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसन कुरैशी एडवोकेट। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो सिविल केस है उसकी कितनी स्टेजेस होती हैं, यानी कि सिविल केस जब आप दायर करते हैं अदालत में तो वो कितनी स्टेजेस के बाद जो है उसका फ़ैसला होता है। उसके सिलसिले में आज हम डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो रेलिवेंट लॉ है सिविल प्रोसीजर कोड का वो भी हम देख लें कि स्टेजेस के हवाले से कौन सा लॉ है और रेलिवेंट प्रोविजंस क्या हैं। सबसे पहले जब आप कोई केस दायर करते हैं तो पहली एक वीडियो में हमने बताया था कि केस सिविल नेचर का कोई भी जब केस दायर किया जाएगा तो डायरेक्ट सिविल जज के पास डायरेक्ट नहीं हो सकता, बल्कि वो सीनियर सिविल जज के पास जो है वो दायर किया जाएगा। सीपीसी का जो आर्डर 4 है वो इससे रिलेटेड है। सीनियर सिविल जज के पास आप दावा दायर करेंगे, वो आगे सिविल जज को मार्क कर देगा। अब दावा दायर करने के लिए क्या तरीकाकार है, इसीलिए जब दावा या प्लेंट, इंग्लिश में प्लेंट कहते हैं इसको, और दावा जब दायर किया जाता है तो ऊपर बाअदालत जनाब सीनियर सिविल जज फलां 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 लिखा जाता है, या इन दी कोर्ट ऑफ, अगर इंग्लिश में लिखना है तो इन दी कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज। इसीलिए लिखा जाता है कि डायरेक्ट जो है वो किसी सिविल जज के पास नहीं, सीनियर सिविल जज की अदालत में दायर होगा, वो उसको अपने पास रखे या किसी सिविल जज को मार्क कर दे। इस हवाले से जो रेलिवेंट जो ऑर्डर है सीपीसी का वो 4 है, उसके अंदर ये लिखा गया है। अब जब दावा दायर हो गया तो नेक्स्ट प्रोसीजर होता है कि दूसरी पार्टी को नोटिस करने होते हैं जज ने। यानी कि जब आपने दावा दायर किया, दावे में जिसने दावा दायर किया उसको प्लेंटिफ या मुद्दई कहते हैं, और जिसके खिलाफ दावा किया जाता है उसका नाम भी प्लेंट के अंदर, ये दावे के अंदर लिखा जाता है, उसका नाम, एड्रेस वगैरह कंप्लीट लिखा जाता है। अब दावा आपने दायर कर दिया तो उसको नोटिस करना है जज ने, ज़ाहिर है उसको बगैर सुने तो फैसला नहीं किया जा सकता, इसलिए उसको नोटिस करेंगे। नोटिस करने का जो रेलिवेंट ऑर्डर है सीपीसी का वो 5 है। रेलिवेंट ऑर्डर 5 है, वो जितने भी नोटिस होंगे या तलबी के जितने प्रोसेस है वो सारा का सारा ऑर्डर 5 में लिखा गया है। अब ऑर्डर 5 में नोटिस का तज़किरा है। जब नोटिस किया तो अगर डिफेंडेंट आ जाता है तो फिर उसको जवाब दावा जो आपने प्लान दाखिल किया था, प्लान दाखिल कैसे होगा, कैसे करना है प्लान दाखिल, उसके लवाजमात कैसे हैं, दावा लिखना किस तरीके से है, उसका जो रेलिवेंट ऑर्डर है 7 सीपीसी का, और उसका जवाब कैसे देना है। अगर पार्टी आ गई और उसने ज़ाहिरा जो दावा है उसका जवाब देना है तो जवाब का जो रेलिवेंट ऑर्डर है सीपीसी का वो 8 है, यानी कि ऑर्डर 8 ऑफ सीपीसी, उसके अंदर जवाब दावा देने का तरीकाकार लिखा गया है। उसके अंदर मुद्दत भी लिखी गई है कि 30 दिन से ज़्यादा के ज़्यादा मुद्दत दी जा सकती है, इससे ज़्यादा डिले नहीं किया जा सकता, यानी कि जवाब दावा 30 दिनों के अंदर अंदर जो है वो आपने देना होता है। अब जवाब डिफेंडेंट आ गए, उन्होंने जवाब दे दिया। अगर डिफेंडेंट नहीं आता तो फिर क्या होगा। अगर डिफेंडेंट नहीं आता तो सीपीसी का जो ऑर्डर 9 है उसका रूल 6, उसके मुताबिक जज ये देखता है कि समन भी हो गया और उसके बावजूद डिफेंडेंट या मुद्दा अलैह जिसको कहते हैं सेकंड पार्टी वो अदालत में पेश नहीं हो रही, तो ऑर्डर 9 रूल, उसका जो रूल 6 है उसके मुताबिक एक्स पार्टी प्रोसीडिंग का आगाज़ करेगी जजेस। जो जज होगा या सिविल कोर्ट होगी वो एक्स पार्टी यकतरफा कार्रवाई का आगाज़ करेगी। अब यकतरफा कार्रवाई का आगाज़ करें, उसके बाद एविडेंस होनी है ज़ाहिर है, मगर एविडेंस से पहले इशू फ्रेम किए जाते हैं। जो इशू फ्रेम किया जाएगा वो ऑर्डर 14 जो सीपीसी का है उसके मुताबिक इशू, यानी कि आपका मसला क्या था, वो आपका दावा पढ़ने के बाद जज ये देखेगा कि आप डिमांड क्या कर रहे हैं। आप किसी प्लॉट का अगर कब्ज़ा लेना चाह रहे हैं, कोई पैसे हैं डिफेंडेंट से रिलेटेड, जो मुद्दा से आप पैसे रिकवर करना चाह रहे हैं, जो भी आपका इशू होगा उससे रिलेटेड जो है वो जज इशू फ्रेम करेगा कि ये इशू है और इसके उस इशू पर आपने शहादत देनी है। जो इशू फ्रेम किया जाएगा वो ऑर्डर 14 के तहत किया जाएगा। अब अगर वो जवाब दावा दे देता है, डिफेंडेंट आ जाता है और जो उसका सीपीसी का ऑर्डर 8 है उसके मुताबिक जवाब दावा दे देता है, तो फिर जज दोनों दावे को और जवाब दावे को पढ़कर इशू जो है वो
ان کے اندر جو ایشوز ہیں وہ فریم کرے گا. وہ ایشو فریم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان پوائنٹ آف کنٹروورسیز کیا ہیں, کن چیزوں میں ان کا آپس میں اختلاف ہے. تو وہ کچھ ایشوز جو ہیں وہ آپ نے ثابت کرنے ہوں گے, اس پر شہادت آپ سے مانگی جائے گی, اور کچھ ایشوز پر ڈیفینڈنٹ دوسری پارٹی سے جو ہے وہ شہادت مانگی جاتی ہے. سو ایشو فریم جو کیا جاتا ہے وہ آرڈر 14 کے مطابق کیا جاتا ہے. اب ایشو جب فریم ہو گئے, ایشو فریم ہونے کے بعد نیکسٹ مدعی نے, جس نے یعنی کہ پلینٹف نے, جس نے کیس کیا ہوتا ہے, اس نے شہادت ریکارڈ کروانی ہے اپنی. تو وہ جو شہادت ریکارڈ کرنے کا طریقہ کار ہے وہ اس کا سارا آرڈر 18 کے اندر لکھا گیا ہے. سی پی سی کا آرڈر 18 کے اندر اس کا طریقہ کار لکھا گیا ہے. اب مدعی نے اپنی شہادت ریکارڈ کروائی, جو گواہ لے کر آئے گا اس پر دوسری پارٹی کا رائٹ ہے, اگر دوسری پارٹی موجود ہے تو وہ اس کے گواہان پر, مدعی پر وہ جرح کر سکتی ہے. سو یہ اس کا رائٹ ہے. جب آپ نے مدعی نے شہادت ختم کر لی, اس کے بعد ڈیفینڈنٹ بھی جو شہادت کروائے گا اور گواہان لے کر آئے گا, اس پر پلینٹف کا رائٹ ہے کہ وہ جرح کرے, کراس ایگزامینیشن جس کو کہتے ہیں وہ کرے اور جرح کرے. اب جرح بھی ہو گئی, اس کے بعد نیکسٹ شہادت کمپلیٹ ہو گئی. شہادت کمپلیٹ ہونے کے بعد جو ہے نیکسٹ پروسیجر ہوتا ہے کہ جج ایک ڈیٹ فکس کرے گا آرگومنٹس کے لیے, فائنل آرگومنٹس کے لیے. آرڈر 20 کے اندر لکھا گیا ہے کہ فائنل آرگومنٹس کے لیے جج ڈیٹ فکس کرے گا, مگر وہ ڈیٹ 15 دنوں سے زیادہ نہیں ہوگی. یہ نہیں کہ 2 مہینے بعد کی ڈیٹ دے دے, 15 دن سے زیادہ نہیں ہوگی. آرڈر 20 جو سی پی سی ہے اس کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ 15 دن تک وہ ٹائم دے سکتا ہے آرگومنٹس کے لیے. اب جب آرگومنٹس ہو گئے تو اس کے بعد جج یہ باؤنڈ ہے کہ وہ 30 دنوں کے اندر جو ہے وہ فیصلہ اناؤنس کرے. سو وہ آرڈر 20 کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ وہ فوراً بھی فیصلہ اناؤنس کر سکتا ہے اور اس کے بعد فیوچر کی بھی کوئی ڈیٹ دے سکتا ہے, مگر وہ ڈیٹ 30 دنوں سے زیادہ کی نہیں ہونی چاہیے. یہ آرڈر 20 میں لکھا گیا ہے.